गुड इवनिंग दोस्तों, दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं ट्विटर ऑफ पीडियाट्रिक्स आज अब की बार नॉर्सेट पार की इस कड़ी में लेकर के आया हूं कम्युनिकेबल डिजीज़ पार्ट 2। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी हरिद्वार जल्द ही अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहा है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आज ही अपनी डेमो क्लास बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की सीरीज में मैं कम्युनिकेबल डिजीज़ पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। वैसे तो मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट थे वो कल भी करवा दिए थे, वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। और कुछ इसमें मैंने नए क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अलावा हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट सॉल्यूशन टू डिसइंफेक्शन ऑफ डॉग बाइट वाउंड इज। डॉग बाइट वाउंड को डिसइंफेक्शन करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सोप एंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी बीटाडिन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल सलाइन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो दोस्तों, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा डिसइंफेक्शन करने के लिए डॉग बाइट वाउंड को, वो होगा सोप एंड वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सोप एंड वाटर क्यों होगा? क्योंकि जो लीजा वायरस होता है, यानी कि जो रेबीज कॉज करता है, वो फैट सॉल्युबल वायरस होता है। तो अगर हम सोप एंड वाटर से उसे जल्दी वॉश कर लेंगे तो रेबीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स इज। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 to 10 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 10 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6 to 10 वीक। तो दोस्तों, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एड्स का, वो होता है ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड सबसे लंबा होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड सबसे लंबा होता है? तो किसका होता है? एड्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एड्स इज। एड्स का बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CD4 सेल्स, ऑप्शन नंबर बी CD4 CD8 सेल्स, ऑप्शन नंबर सी एलाइजा टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट इंडिकेटर होगा एड्स का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी CD4 CD8 सेल्स। क्यों होगा? क्योंकि जो CD4 एंड CD8 सेल्स का जो नॉर्मल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। यानी कि CD4 होती हैं वो दुगनी होती हैं किससे? CD8 सेल्स से। जो CD4 सेल्स का जो काउंट होता है वो होता है 800 से 1500 mmQ, और जो CD8 सेल्स का काउंट होता है वो होता है लगभग 400 mmQ। तो दोस्तों, जो एड्स होता है उसमें CD4 सेल्स क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। HIV वायरस अटैक किस पे करता है? ओनली CD4 सेल्स पे। तो जो एड्स होता है, नॉर्मल रेशियो तो 2:1 हो गया, लेकिन ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन ये रेशियो 1:2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1:2। यानी कि CD4 सेल्स गिर करके बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन CD8 सेल उतनी ही रहती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CD4 CD8 सेल्स। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना रहे, CD4 CD8 सेल्स ये ऑप्शन में ना रहे, तो बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा? CD4 सेल्स। तब उस कंडीशन में आंसर किस पे जाएगा? CD4 सेल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HIV डिस्ट्रॉय विच मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म को HIV डिस्ट्रॉय करता है? ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी बी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी बोथ। तो दोस्तों,
जो HIV डिस्ट्रॉय करता है वो करता है ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म को। सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म, दो टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म, और सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म। ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म को ही बी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो जो HIV में कौन सा डिस्ट्रॉय होता है? सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म। सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म में आती हैं WBC और T सेल्स। T सेल्स और WBC। T सेल्स में आ गई आपकी T हेल्पर हो गई यानी कि CD4 सेल, T किलर आ गई, और T साइटोटॉक्सिक जिसको कहते हैं हम T साइटोटॉक्सिक को कहते हैं हम CD8 सेल्स। तो HIV किसको डिस्ट्रॉय करता है? सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म को। ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म में आती है आपकी B सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा T सेल फॉर्म्ड बाय। T सेल कौन बनाता है? T सेल मैं आपको बता चुका हूं, T सेल T हेल्पर यानी कि CD4 सेल, T किलर और T साइटोटॉक्सिक यानी कि CD8। तो इनको बनाता कौन है T सेल्स को? T सेल्स को ऑप्शन नंबर ए स्प्लीन, ऑप्शन नंबर बी थाइमस, ऑप्शन नंबर सी लीवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोन मैरो। तो दोस्तों जो T सेल को बनाता है वो बनाता है थाइमस, T4 थाइमस। तो T सेल को कौन बना रहा है? थाइमस बना रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर HIV इज। कौन सा टेस्ट कन्फर्मेटिव होगा HIV के लिए? ऑप्शन नंबर ए एलाइजा, ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन नंबर सी PCR, या फिर ऑप्शन नंबर डी P24 एंटीजन। तो दोस्तों कन्फर्मेटिव टेस्ट HIV के लिए होता है ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न ब्लॉट। याद रखना वेस्टर्न ब्लॉट क्या है? कन्फर्मेटिव है। लेकिन अगर यहाँ पे कन्फर्मेटिव ना पूछ करके पूछा जाए कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV इज, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होगा HIV के लिए? स्क्रीनिंग पूछे तो एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ये क्या है? एलाइजा क्या है? एलाइजा स्क्रीनिंग टेस्ट है, और वेस्टर्न ब्लॉट क्या है? कन्फर्मेटिव टेस्ट है। तो आप दोनों क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना। और तीसरा क्वेश्चन एलाइजा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉप्लिक्स स्पॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट किसके कैरेक्टरिस्टिक साइन है? ऑप्शन नंबर ए रूबेला, ऑप्शन नंबर बी रूबियोला, ऑप्शन नंबर सी मम्प्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स। तो दोस्तों कॉप्लिक स्पॉट किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है? वो है रूबियोला का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, रूबियोला। रूबियोला का ही दूसरा नाम मीजल्स है, या फिर मीजल्स को ही क्या कहते हैं हम? रूबियोला कहते हैं। तो अगर मीजल्स आए तो मीजल्स पे क्लिक करना, मीजल्स ना आए तो क्या आएगा? रूबियोला लिखा आएगा। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, मीजल्स का दूसरा नाम ही क्या है? रूबियोला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज। मीजल डिजीज का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी SSPE, ऑप्शन नंबर सी ओटाइटिस मीडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों जो मीजल्स का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है ओटाइटिस मीडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को स्टार बना के लिख लेना, कौन सा होगा सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीजल्स का? आंसर है ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिप्थीरिया इज अ। डिप्थीरिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी स्किन प्रॉब्लम, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है एग्जाम में। तो डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया एक प्रकार का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। क्या है डिप्थीरिया? कैसा डिसऑर्डर है? किसका डिसऑर्डर है?
रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेप ऑफ लीजा वायरस इज। लीजा वायरस क्या कॉज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लीजा वायरस रेबीज को कॉज करता है, तो उसका शेप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए राउंड शेप, ऑप्शन नंबर बी ओवल शेप, ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगुलर शेप, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुलेट शेप। तो दोस्तों याद रखना, जो लीजा वायरस का शेप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीजा वायरस का शेप बुलेट शेप का होता है। लीजा वायरस कैसे शेप का होता है? बुलेट शेप का होता है। तो आंसर नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोसिस। किसको डायग्नोसिस करने के लिए स्लाइड टेस्ट का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी कोलेरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेंगू। तो दोस्तों स्लाइड टेस्ट हम मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? स्लाइड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं मलेरिया के लिए। क्या कहते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। किसको? स्लाइड टेस्ट को। और किसको डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं हम? मलेरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MTP एक्ट कम इन द ईयर। MTP एक्ट कौन से साल में आया था? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1972, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1973। तो जो आया तो MTP एक्ट था, कब आया था? 1971 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1971। कम लिखा है, कम्स लिखा है, तो कब आएगा? 1971 में। लेकिन अगर एस्टेब्लिश्ड आता लिखा हुआ तो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1972 में। लेकिन आया कब था? 1971 में। और 1972 में इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बेसिक फोकस रहता है वो रहता है MTP एक्ट कम इन द ईयर, इस पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरीज गिवन टू प्रेग्नेंट मदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्थ सेट 2020 में बी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे इसी से रिलेटेड। एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरीज गिवन टू प्रेग्नेंट मदर। कितना एडिशनल अमाउंट हम कैलोरीज देते हैं प्रेग्नेंट मदर को? ऑप्शन नंबर ए 350 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 500 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 200 किलो कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 400 किलो कैलोरी। एडिशनल अमाउंट हम जो कैलोरीज की देंगे प्रेग्नेंट मदर को वो देंगे 350 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछे कि कितना, जो एक प्रेग्नेंट मदर है उसको 350 तो हम एडिशनल दे रहे हैं, तो लेकिन एक एडल्ट जो वुमन है उसकी बेसिक हम उसको कितने किलो कैलोरीज देंगे? तो 2200 से, यानी कि 2200 टू 2250 किलो कैलोरी। 2200 से 2250 किलो कैलोरी तो उसकी बेसिक नीड है। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो 350 हम उसमें क्या करेंगे? एडिशनल उसको क्या देंगे? कैलोरीज देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 350 किलो कैलोरी। अगर यहाँ पे प्रेग्नेंट मदर ना पूछ करके लैक्टेशनल मदर पूछा जाए कि एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरीज गिवन टू लैक्टेशनल मदर, तो कितना लैक्टेशनल मदर को एडिशनल अमाउंट देंगे? हम देंगे 550 से 600 किलो कैलोरी एडिशनल देंगे। किसको? लैक्टेशनल मदर को। तो याद रखना प्रेग्नेंट मदर का पूछ रहा है या फिर लैक्टेशनल मदर का पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ आयन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग पाथ। कौन से टाइप का आयन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग पाथ में? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। आयन पूछे तो कौन सा आयन हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग पाथ में? कैल्शियम हेल्प करेगा।
अगर यहाँ पे आयन की जगह विटामिन पूछा जाता तो विटामिन के। तो ये ध्यान रखना, आयन पूछ रहा है या फिर विटामिन पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको कैल्शियम और विटामिन के दोनों मिलेंगे। आयन पूछे तो कैल्शियम पे क्लिक करना है और विटामिन पूछे तो विटामिन के को क्लिक करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस अकर इन विच पीरियड। ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस कौन से पीरियड में होती है? ऑप्शन नंबर ए ओव्यूलर पीरियड, ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियोजेनिक पीरियड, ऑप्शन नंबर सी फीटल पीरियड या फिर ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस कौन से पीरियड में होती है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है, यानी कि 2 से 8 वीक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनिक पीरियड। तो उसी में क्या होती है? ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियोजेनिक पीरियड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब की बार नॉर्सेट पार, इसी नारे के साथ हम जब तक नॉर्सेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता रोज़ रात 8 बजे आपके लिए सीरीज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।